3 टॉपिक से रिलेटेड हम यहां पे बात कर रहे हैं। एवरी एग्जामिनेशन ये 3 में से कोई एक टॉपिक है ही, और अच्छे मार्क्स के लिए, जैसे हमने देखा जून में 1 साल पहले 25 मार्क के लिए सवाल था, उसके पहले 18 मार्क्स के लिए था। तो कम से कम 10-15 मार्क आप पकड़ ही लीजिए कि इसके ऊपर सवाल आता ही है, कुछ कर नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान में रखना है? नंबर 1, डेफिनेशन तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। व्हाट इज एसेट, व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 4 डेफिनेशंस, एसेट, पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, 2 कंडीशंस है, वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। नंबर 3, इनिशियल मेजरमेंट। नंबर 4, मतलब ये 4 डेफिनेशंस, देन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, डी रिकॉग्निशन। ये 6 चीजें आपको ध्यान में रहनी है। 6 things you must remember about these 6 things. उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। उसमें अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है तो वो तीनों एसेट्स के लिए अलग रहेगा, तीनों एसेट्स के लिए वो अलग रहेगा। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो ये 6 चीजों के, ये 6 जो हमने डिस्कस किए पॉइंटर्स, ये 6 पॉइंटर्स में टॉपिक पूरा समेट जाता है, पूरा का पूरा। इट गेट्स कवर्ड विद इन दिस 6 पॉइंटर्स, नथिंग बियॉन्ड दिस, एब्सोल्युटली नथिंग बियॉन्ड दिस। तो वो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या है यहां पे। मैं डेफिनेशन में आपको इतना ही बताऊंगा कि ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में काम आती है। कोई सिनेरियो दिया जाएगा, वेदर दिस इज एसेट और नॉट, पहले ये तय करना है, वेदर दिस इज पीपी और नॉट, ये तय करना है। या तो वो पीपी का रहेगा तो ये 2 डेफिनेशन आएगी, एसेट पीपी। इंटेंजिबल एसेट का रहेगा तो एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल आएगा तो एसेट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसेट? इट इज अ रिसोर्स, नंबर 1, which is within control of the entity from which future economic benefits are expected. ये 3 पैरामीटर जरूरी एसेट के लिए। What is control? जरूरी नहीं कि वो हमारे नाम पे हो, हमारे पोजीशन में हो। It is just that entity who controls it must have the rights with respect to its usage. I should be able to use it as per my own discretion. I should be able to allow somebody else to use it as per his discretion. And number 3, I should be able to restrict somebody else from using it. That is control. उसका possession से, title से लेना देना नहीं है। Asset is a resource which is controlled within control of an entity from which future economic benefits are expected. 3 चीजें ध्यान में रहनी है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। 3 पैरामीटर्स। It is a resource controlled by entity, कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। यहां पे लिखा है पास्ट रिजल्ट आउट ऑफ पास्ट इवेंट, तो वो होगा ही। एंड नंबर 3 रहेगा उसमें, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। दैट्स इट। व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? ऑल दोस टेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल आइटम्स विच आर हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, प्रोडक्शन और फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नंबर 2, फॉर रेंटल पर्पसेस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एंड विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। हेल्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड नहीं है तो that you can expense out. You can consider it as inventory also. तो ये 2 पैरामीटर्स tangible assets में है। tangible assets कौन से tangible assets? Which are held for manufacturing, production or for providing services or for rental purposes or for administrative purposes and expected to be used for more than 1 period. ये second पैरामीटर है। यहां पे अगर वो asset इज लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर रेंटल्स है तो इस स्कोप से बाहर आ जाती है, I-16 से बाहर आ जाती है। उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। एनी लैंड और बिल्डिंग विच इज हेल्ड फॉर रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डू यू रिमेंबर दिस? इनटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन और भी सिंपल है। इनटेंजिबल एसेट्स आर, अब कैसे इनटेंजिबल एसेट्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यहां पे टेंजिबल एसेट दिखती है, इनटेंजिबल एसेट दिखती नहीं, तो उसका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए इट शुड बी आइडेंटिफाइबल। उसका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए इट शुड बी आइडेंटिफाइबल। ठीक है, कैसे समझ में आया कि वो एग्जिस्ट होती है?
तो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। आइडेंटिफाइबल कब होगी? व्हेन इट इज एबल टू सेपरेट फ्रॉम द एंटिटी, व्हेन एंटिटी इज एबल टू सेल दैट और गिव इट ऑन अ फाइनेंस लीज सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट्स, तो वो सेपरेबल है। या तो उसका एग्जिस्टेंस, भले ही वो सेपरेबल नहीं लेकिन उसका लीगल एग्जिस्टेंस है, या उसका एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट की वजह से आ रहा है। फ्रेंचाइजी राइट, फ्रेंचाइजी राइट मैं सेपरेट नहीं कर सकता शायद। मेरा मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड ये एंटिटी से जुड़ा हुआ है, वो ब्रांड सेपरेट नहीं है। मैं मैकडॉनल्ड्स ब्रांड बेच नहीं सकता हूं या किसी को फाइनेंस लीज पे नहीं दे सकता, एंड फिर भी मेरे पास मैकडॉनल्ड्स कंपनी रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैकडॉनल्ड्स कंपनी या मैकडॉनल्ड ये ब्रांड का एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्चुअल है या लीगल है, मैंने उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, भले ही सेपरेबल नहीं बट उसका लीगल एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो हम उसको नॉन इंटेंजिबल एसेट कह सकते हैं। इसीलिए हम उसको कह सकते हैं इट इज आइडेंटिफाइबल, इसीलिए वो आइडेंटिफाइबल। सेपरेबल ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आइडेंटिफाइबल है क्योंकि उसका लीगल एग्जिस्टेंस है। टच नहीं कर सकते मैकडॉनल्ड्स ब्रांड को, देखा जाए तो वो ब्रांड है, उसका एक राइटिंग का एक स्पेसिफिक एक स्टाइल है, वो स्पेसिफिक एम, दैट इज इट्स लोगो। तो ये जो है ये उसका लीगल एग्जिस्टेंस है। कहीं पे मैंने उसके राइट्स को जो है मैंने रजिस्टर किया है, मैंने कहा कोई उसको यूज नहीं कर सकता मेरे परमिशन के बिना, तो भले ही सेपरेबल ना हो बट उसका लीगल एग्जिस्टेंस है। तो दोनों जरूरी नहीं, दोनों में से कोई एक चाहिए। और है यहां पे, और यहां और लिखा है, तो ये या तो सेपरेबल हो या अराइज्ड आउट ऑफ लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल। सो इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट अ फिजिकल सब्सटेंस। कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है उसका। ब्रांड को क्या फिजिकल सब्सटेंस, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट ने उसका नाम रजिस्टर किया है। अब कोई मैकडॉनल्ड्स दूसरा नाम रजिस्टर नहीं कर सकता, आपको दूसरा नाम लेना पड़ेगा, ये नहीं कर सकता, आप मैकडॉनल्ड्स नाम यूज नहीं कर सकते। तो ये है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की अंदर की जो राइट्स है उसकी वैल्यू, पेपर की वैल्यू नहीं है, इसीलिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर की कीमत है, कंप्यूटर की कीमत नहीं है। कंप्यूटर इज फिजिकल, सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है, प्रोग्रामिंग है, दैट प्रोग्रामिंग की वो वैल्यू है, इसलिए फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। सो इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। नॉन मॉनिटरी का मतलब वो एसेट की कोई वैल्यू मनीज या मनी की वर्थ में फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं आएंगे। मैं एसेट को यूज करते जाऊंगा, जैसे जैसे पैसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे पता नहीं। इसके अगेंस्ट किसी को लोन दिया है तो उतने ही पैसे वापस आएंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। एम आई राइट? फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, ये क्या होता है? ये मॉनिटरी होता है। बट यहां पे कोई मॉनिटरी नहीं, यहां पे कोई फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं मिलते, नीदर इन पीपी नॉर इन इंटेंजिबल एसेट। इसीलिए यहां पे क्या है, वो intangible non-monetary identifiable non-monetary asset without a physical substance. Are you with me everyone? तो एग्जांपल्स लिए हमने एक दो इसमें। तो लैक ऑफ फिजिकल सब्सटेंस के बारे में भी हमने बात की। जो एसेट के ऊपर वो आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी पेपर पे आएगा, फिजिकल सब्सटेंस पे आएगा, वो सॉफ्टवेयर किसी हार्ड ड्राइव में आएगा, किसी कंप्यूटर में आएगा, वो चेक करके देखेंगे वैल्यू किसकी ज्यादा है। पेपर की वैल्यू ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट, मतलब विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में आया, कंप्यूटर की वैल्यू ज्यादा है सॉफ्टवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटर में कैपिटलाइज होगी टेंजिबल में। बट सॉफ्टवेयर की वैल्यू ज्यादा है, ऑटो कैड है उसमें या वॉट एवर इट इज, बड़ा सॉफ्टवेयर है, एसएपी सॉफ्टवेयर, तो इस सॉफ्टवेयर की कीमत है, सिस्टम की कीमत नहीं है, तो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये सभी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां पे कुछ स्कोप एक्सक्लूजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट यहां पे वो नहीं है, ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशंस हमने डिस्कस की थी हमेशा? वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सेकंड इज रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हमने प्रैक्टिकली उसको अलाइन किया था विद सम इवेंट्स। तो क्या इवेंट्स थे उसमें से? एक इवेंट था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल कब होंगे? जब उसका फिजिकल डिलीवरी जनरली मेरे पास जब होता है, तब मेरे पास उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है।
जरूरी नहीं कि हर बार फिजिकल डिलीवरी से एसोसिएट हो, बट जनरली ये कहा जाता है। एंड सेकेंड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली के मतलब क्या है कि व्हेन कॉस्ट इनकर्ड एंड टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, ये पता रहेगा तो दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये कहां पर डिफिकल्ट जाती है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना। इंटेंजिबल एसेट विच आर इंटरनली डेवलप्ड होते तो उस केस में ये डिफिकल्ट जा सकता है। टेंजिबल एसेट में कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। आर यू विथ मी एवरीवन? इनटेंजिबल एसेट में जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, पता नहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं। प्रोडक्ट डेवलप कितने साल लगेंगे तो कॉस्ट के बारे में भी पता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में वो डिफिकल्ट होता है। इसीलिए रिसर्च एक्सपेंडिचर तो हमेशा हम क्या करते हैं? एक्सपेंस्ड आउट करते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कैपिटलाइज करने के कुछ पैरामीटर्स है। जब ये 6 पैरामीटर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तभी हम इंटेंजिबल एसेट्स क्या करते हैं? कैपिटलाइज कर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर सकते हैं। द मोमेंट ऑल 6 कंडीशन, पहले 5 कंडीशन है, इट सपोर्ट्स फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कौन से हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी आ रही है तो पैसे मेरे को मिलेंगे शायद ये यूज करके, प्रोडक्ट डेवलप्ड होने के बाद ये मुझे पैसे मिल सकते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी है। तो इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, मेरा इंटेंशन है, मेरी एबिलिटी है उसको सेल करने की, उसका मार्केट अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाता हूं एंड उसका एडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब मैं ये प्रोडक्ट डेवलप पूरा करूंगा, जिसको बेचूंगा और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी जाके मेरा पहला कंडीशन जो है वो कह सकता हूं कि मैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एंड छठा जो सिनेरियो है, एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर रिलायबली, ये मुझे कहता है कि आपको ये तभी एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर हो सकता है। वो कब हो सकता है? एक पर्टिकुलर स्टेज पे जब रीच हो जाएगा, मुझे अब दिख रहा है सामने कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की केस में जब गवर्नमेंट अप्रूवल मिलेगा आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स, तब वो ऐसा पॉइंट होता है कि अब दिख रहा है मुझे सामने कि ये कहां तक कंप्लीट होगा, तब मैं जाके एनविसाज कर पाता हूं इतना खर्चा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तब जाके मेरा सेकंड कंडीशन भी क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च हमेशा एक्सपेंस आउट किया जाता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी जहां तक वो 6 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तब तक का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैं एक्सपेंस आउट करते जाता हूं। एक बार डेवलपमेंट का खर्चा एक्सपेंस आउट किया तो दोबारा से उसका एक्सपेंडिचर से निकाल के कैपिटलाइज नहीं कर सकता। रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम P&L एंड कैपिटलाइजेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। द मोमेंट व्हेन योर ऑल दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, उसके बाद के खर्चे में कैपिटलाइज करता हूं। उसके पहले वाले खर्चे खत्म हो गए, P&L में जा चुके हैं, वहां से निकाल नहीं सकता दोबारा से। बात समझ में आ रही है सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जामिनेशन में शायद टेस्ट हो सकता है। अब टेस्टिंग करना है तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इतना है IFRS में टेस्ट करने जैसा, अगर अगले 10 साल के 20 एग्जामिनेशंस में एक कॉन्सेप्ट भी अगर रिपीट ना की जाए तो भी क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो सकता है। बट एग्जामिनेशन जनरली ऐसे नहीं होती, जो ब्रॉडर लेवल टॉपिक्स है उसी के ऊपर वो हमारा नॉलेज टेस्टिंग होता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, तो ध्यान में रखिए इसको। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जब से पूरे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, वहां से आगे के खर्चे में कैपिटलाइज करता हूं, बट स्टेज ही क्लियर नहीं। बट अभी स्टेज ही क्लियर नहीं, वेदर इट इज रिसर्च और वेदर इट इज डेवलपमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सपेंसेस मुझे एक्सपेंस आउट करने चाहिए, कैपिटलाइज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, सिंपल सी बात। रिकॉग्निशन इज वेरी सिंपल। 2 आप ध्यान में रखिए कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस आपको एग्जामिनेशन में लिखने आ सकते हैं। वो अगर इंटरनली डेवलप्ड हो तो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ये बात जरूरी नहीं। सॉफ्टवेयर भी इंटरनली डेवलप हो सकता है, एम आई राइट? सॉफ्टवेयर में ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सॉफ्टवेयर में कोई रिसर्च नहीं होता, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट भी जनरली सभी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सेटिस्फाई होती है, 6 के 6 कंडीशंस। तो जनरली सॉफ्टवेयर
पहले दिन से ही कैपिटलाइज होना शुरू हो जाता है। बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कोई ऐसा ऑफबिट प्रोडक्ट है जिसके बारे में कोई पता नहीं होगा कि नहीं डेवलप होगा, तभी वो चेक कंडीशंस देखनी है। अदरवाइज इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर जनरली कैपिटलाइज होता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स कितने डेवलप होते हैं, एक एक महीने में एक एक नया नया ऐप आता है। कोई अच्छा बड़ा ऐप आ जाए, अच्छा सा ऐप आ जाए तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, बट ऐप डेवलप होता है जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगता। तो वो पहले दिन से उसके खर्चे कैपिटलाइज हो जाते हैं। करेक्ट, सभी एक्सपेंसेस डे 1 से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो 2 कंडीशंस ध्यान में रखिए, ये एग्जामिनेशन में लिखने को एक्सप्लेनेशन में काम में आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट दोनों होने चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स विच आर इंटरनली डेवलप्ड, पहले में भी सवाल आ सकता है कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या ब्रांड से रिलेटेड भी। ब्रांड से रिलेटेड शायद पहले केस में सवाल नहीं आता। आपने ब्रांड डेवलप किया, डोमिनोज का ब्रांड डेवलप हो गया, प्रोबेबिलिटी तो है डोमिनोज ब्रांड यूज करते हैं, सबवे ब्रांड यूज करते हैं, चितड़े बंधु मिठाई वाले ये ब्रांड यूज करते हैं, वो डेवलप हो चुका है ब्रांड। अब क्या है, ब्रांड तो ब्रांड है। प्रोबेबिलिटी है ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, काका हलवाई मिठाई वाला ब्रांड। तो ये जो है, ये ब्रांड डेवलप हो चुका है, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, लेकिन वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। कॉस्ट कितना गया, आपने जो ब्रांड डेवलप किया कितना कॉस्ट लगा वो डेवलप करने के लिए, पता है? आप ये नहीं कह सकते मार्केटिंग का खर्चा उसमें जोड़ दें, क्या सिर्फ मार्केटिंग से होता है? ये मार्केटिंग से तो कई बार इरिटेशन होता है, वो तो ब्रांड डिटोरेशन भी हो सकता है, बार बार वही ऐड आ रहा है, इरिटेट होता है। वो नहीं, क्वालिटी है और कई सारे फैक्टर्स है उसमें जिसकी वजह से ब्रांड डेवलप होता है। तो एक चीज नहीं है उसमें, इसलिए कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। यू कैन नॉट एसोसिएट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस विद डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट और योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रांड, ये एसोसिएशन नहीं हो पाता। इसीलिए ब्रांड, हम इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड रिकॉर्ड नहीं करते, इंटरनली डेवलप्ड कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स में रिकॉग्नाइज ना होने का ये सबसे बड़ा रीजन है। प्रोबेबिलिटी भले ही है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, लेकिन जो भी कॉस्ट आती है वो नॉर्मल बिजनेस कंटिन्यूएशन की कॉस्ट है, उसको एसोसिएट नहीं कर सकते हम किसी एक इंटेंजिबल एसेट्स से। नॉर्मल बिजनेस करे जा रहा हूं, मेरा क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूं, कस्टमर मेरा कनेक्ट होते जा रहा है रेफरेंस से, कस्टमर लिस्ट बन रही है, ब्रांड बन रहा है। अब कितना कॉस्ट ब्रांड का है, कितना कॉस्ट कस्टमर लिस्ट का है, ये एसोसिएशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए ये कुछ ऐसी एसेट्स है जो इंटरनली डेवलप्ड है, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से पैसा मिलेगा, बिजनेस कर पाऊंगा, लेकिन कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। इट इज एन एसेट बट इंटरनली डेवलप्ड एसेट फॉर विच यू कैन नॉट मेजर कॉस्ट। ऐसी एसेट का फेयर वैल्यू करके कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर 38। आप कहोगे कि फेयर वैल्यू तो हो सकता है, हां हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ने मना किया है। 38 कहता है ऐसी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट जिसका कॉस्ट मेजर नहीं हो सकता, उसका फेयर वैल्यू करके आप कॉस्ट मेजर मत कीजिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मेजरमेंट में वो दिखेगा। बात समझ में आ रही सबको एवरीवन? अब देखेंगे हम इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, property plant and equipment, inventory is always at cost. Fair value is not the cost in this case. In internally generated and separate acquisition में जो खर्चा होता है वही होता है। बात की जो चीजें हैं, 2 चीजें, एक्सचेंज एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें फेयर वैल्यू डीम की जाती है कॉस्ट, बट पहली 2 चीजों में नहीं होती। तो इसीलिए इंटरनली डेवलप्ड, सेकेंड पॉइंट, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स में जो खर्चा हुआ है वही कॉस्ट करके आएगा, हम बाद में देखेंगे। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? ये सोर्स ऑफ एक्विजिशन से आता है। तो नंबर 5 एंड 6 जो है, नंबर 5 एंड 6, ये इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, उसका सेपरेट चैप्टर है। गवर्नमेंट ग्रांट्स का अलग चैप्टर है, लीजेस का अलग चैप्टर है। जिस सोर्स से एसेट आई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट का मतलब। तो पहले 2 सोर्सेस में प्योरली कॉस्ट है, बाद वाली 2 केसेस जो है
एक्सचेंज एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली केस में यहां पे स्टैंडर्ड कहता है आप फेयर वैल्यू उस एसेट का कीजिए और उस फेयर वैल्यू को हम डीम करेंगे एज अ कॉस्ट। बट पहली दो सिचुएशंस में ये फेयर वैल्यू कैलकुलेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स विच कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, उसका रीजन यह है कि कॉस्ट मेजर नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले दो सिचुएशंस में क्या क्या आता है, लगभग सिमिलर है, कोई बात अलग नहीं है। परचेस प्राइस प्लस ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज और ऑल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, all directly attributable taxes which are incurred to bring that asset to present condition or location. Number 3 borrowing cost, number 5 dismantling and restoration cost. ये पांच के अलावा और कुछ कैपिटलाइज नहीं होता। ये पांच के अलावा और कुछ कैपिटलाइज नहीं होता। मतलब कॉस्ट ही है। कॉस्ट मतलब मेरे जेब से जो खर्चा जा रहा है वो खर्चा। परचेस प्राइस खर्चा हो गया, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज खर्चा हो गया। नंबर 3 ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट खर्चा हो गया। डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट खर्चा हो गया, आउटफ्लो अभी बाकी है। खर्चा इसी साल का है या खर्चा अगले आने वाले सालों का है, तो अभी कैपिटलाइज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन की नेचर में डेप्रिसिएशन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे वो हम खर्चा करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, खर्चा, आउटफ्लो। तो ये प्योरली आउटफ्लो है जो एक्सटर्नल एक्विजिशन से रिलेटेड। सेम इज द केस विद इंटरनली जनरेटेड एसेट, वो चाहे टेंजिबल एसेट हो, इंटेंजिबल एसेट हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो। तो जो जेब से खर्चा जाता है वही मैं कॉस्ट करके कैपिटलाइज कर सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है सबको? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में भी यही पांच चीजें, बस परचेस प्राइस की जगह पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स, ये बात आई है। इन्वेंट्री में कुछ हद तक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, एलोकेटेड ओवरहेड्स इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज में सिर्फ, नॉट इन 3 एसेट्स, ये सिर्फ इन्वेंट्री में आता है। अदरवाइज पीपी इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एलोकेटेड ओवरहेड्स कभी नहीं आते। एलोकेटेड ओवरहेड्स आर ऑलवेज जनरल ओवरहेड्स, बट वो इन्वेंट्री में आ सकता है, ये 3 में नहीं आ सकता। 2 चीजें रिड्यूस की जाती है कॉस्ट में से ही। पहले डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं कह सकती। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे, उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट देखा विच कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, साइट ओपनिंग कॉस्ट मतलब इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, marketing expenses cannot be considered as part of the cost of that property, plant, equipment, intangible assets or investment property. ठीक है? नेक्स्ट, तो ट्रेनिंग कॉस्ट ध्यान में रखना, ये शायद एग्जामिनेशन में आया तो इसी चीज के ऊपर एग्जांपल्स आ सकते हैं। हमने 2 एग्जांपल्स किए थे, मेरे ख्याल से 2012 का एक क्वेश्चन था और 2013 का एक क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर इन क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हाल ही में अभी अब रिसेंटली कुछ एग्जामिनेशन देखे, जैसे जून 2023 में 10 मार्क का सवाल था, दिसंबर 2022-2021 में 18 और 11 मार्क्स के सवाल थे। तो 10 मार्क्स से नीचे तो सवाल है ही नहीं रिसेंटली, तो सवाल कीजिए। मैं आपको और एक चीज बताता हूं जो आपको देखनी चाहिए, एग्जामिनर्स रिपोर्ट देखा है बाय एनी चांस आपने? एग्जामिनर रिपोर्ट देखिए आप, अवेलेबल है एसीसीए के साइट के, अवेलेबल है सबको। आप एग्जामिनर्स रिपोर्ट ऑफ जून 2023, जून 2022, दिसंबर 2022 निकाल के देखिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स के। हमारे शायद उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो भी ध्यान में देना है। ऐसे नहीं कि वो स्टूडेंट जनरलाइजेशन मत करना, वहां जनरलाइजेशन है, बट आपके स्पेसिफिक आप ध्यान में रखना। बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है? तो आप वो जरूर पढ़ लीजिए, एग्जामिनर्स रिपोर्ट। रीसेंट एग्जामिनेशन 2 या 3 एग्जाम भी पढ़े ना तो बहुत ज्यादा है। जून 2023 का पढ़िए,
दिसंबर 2023 का पढ़िए और उसके पहले एक एग्जाम पढ़िए। तो दिसंबर 23, जून 23 और दिसंबर 22, ये 2-3 एग्जाम्स का एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़ा तो आपको एक लगभग आइडिया आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या गलतियां होती है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। यू विल अवॉइड दैट। तो क्वेश्चन पढ़िए और वो फिर वो पढ़िए, ठीक है। आप जैसे पास्ट एग्जामिनेशन सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो आप पढ़िए कि क्या गलती हुई है। यू विल बी पार्ट ऑफ दैट जनरलाइजेशन जनरली, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, 5 एक्सपेंसेस ऐड करने एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, 2 रिड्यूस करने। नंबर 1 डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स एंड सेकेंड इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। बाकायदा हमने इसका एक एग्जाम्पल किया था, इफ यू रिमेंबर। इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी, लेकिन जहां पे डेफर्ड क्रेडिट अरेंजमेंट है, मुझे जो पैसा देना पड़ता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, वो सिर्फ पीपी का नहीं होता, वो सिर्फ एसेट का नहीं होता, वो चाहे इंटेंजिबल टेंजिबल हो। मैं टाइम पीरियड के लिए भी कुछ एक कॉस्ट देता हूं जिसको मैं इंटरेस्ट कॉस्ट कहता हूं, वो उस पीपी में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उसको रिड्यूस करना होता है। इसीलिए रिडक्शन डिडक्शन क्या होता है उस कॉस्ट में से, भले ही वो सेपरेटली नहीं दिया बट हमें वो रिड्यूस करना पड़ता है। हमने वो एग्जाम्पल लिया था, यू विल हैव टू डू दैट एग्जाम्पल, ठीक है। और वो आपके किसी पास्ट एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा, तो आपको करना पड़ेगा। ये 2 चीजें रिड्यूस करनी, इसके अलावा और कोई भी चीज रिड्यूस नहीं होती। आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज किया जाएगा, कहा जाएगा कि आपने एसेट टेम्पररीली किसी को यूज करने के लिए दी है और उसका इनकम आया है, मत रिड्यूस कीजिए। आपने एसेट के ट्रायल रन्स लिए हैं, उस ट्रायल रन्स में से आपने कुछ इन्वेंट्री बेची है और आपको कुछ इनकम आया, मत रिड्यूस कीजिए, अलाउड नहीं है, ठीक है। वो अभी स्पेसिफिक उसका एक बाद में एक्सप्लेनेशन आया है, हाल ही में आया है वो, लेकिन हम वो अप्लाई करेंगे। इन दोनों के अलावा कोई और रिड्यूस नहीं करना एक्सेप्ट बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट में आप टेम्पररी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं फंड्स का, उससे अगर कोई इंटरेस्ट इनकम होता है तो वो बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में लिखा है, वो रिड्यूस करना है आपको, तो आप करोगे रिड्यूस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 ही चीजें रिड्यूस करते हैं कॉस्ट से, इसके अलावा कोई और रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। एवरीबडी इज विथ मी। सेम इज द केस विथ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। यहां पे एग्जांपल्स दिए हैं which should not be reduced, which should not be added as a part of cost, which expenses we should not add it as a cost. Training cost, cost of opening new facility, cost of conducting business from new territory, administrative and general overhead should not be added as a part of cost. ये cost में add नहीं करने हैं बिल्कुल, जो हमें लग सकते हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, बट वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है ओनली दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड, उसकी वजह से वो एसेट है और वो एसेट है उसकी वजह से वो खर्चा है, दोनों होना चाहिए। वो खर्चा किया इसीलिए एसेट वहां पे है, साइट प्रिपरेशन नहीं करते तो इंस्टॉलेशन नहीं होता, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो एसेट नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता मैं, इसीलिए वो एसेट वहां पे है। ट्रेनिंग करता या नहीं करता फर्क नहीं पड़ता, वो एसेट काम कर सकती है। मैंने अगर ट्रेन्ड एम्प्लॉइज लगाए तो एसेट काम कर सकती है, इसलिए ट्रेनिंग इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है वो एक्सपेंसेस इनकर किए इसीलिए वो एसेट वहां पे है, या वो एसेट वहां पे आने के लिए एक्सपेंस जरूरी था। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस मैंने किए उसकी वजह से एसेट नहीं है वहां पे, या वो एसेट वहां पे आने के लिए ट्रेनिंग एक्सपेंसेस नहीं किए। ट्रेनिंग तो ऑपरेट कैसे करना है इसके लिए, बट एसेट तो चल सकती है। टू मेक द एसेट ऑपरेशनल, ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एसेट इज देयर बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। करेक्ट? इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? ओके। बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक बात तय है, जो एसेट मैं अभी सिंगल एसेट नहीं लेता, बिजनेस कॉम्बिनेशन में पूरा बिजनेस लेता हूं, लाइबिलिटीज भी लेता हूं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स। तो जो एसेट्स आती है उस एसेट की कैरिंग वैल्यू पे मैं रिकॉर्ड नहीं करता एसेट को,
बात ध्यान में लीजिए, वो एसेट मेरे को बेचता है, एक्वायरी एसेट मुझे बेचता है, लाइबिलिटीज भी मुझे बेचता है, उसका एक एक्स अमाउंट तय होता है। अब मैं क्या करता हूं, उस एसेट की फेयर वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं, उस फेयर वैल्यूज में सिंपल सी बात है ना, आप सोचिए जरा, मार्केट में आप इंडिविजुअल एसेट परचेस करने जाते, सेकेंड हैंड एसेट लेते, तो उसकी कैरिंग वैल्यू पे एसेट आपकी बुक्स में नहीं आती, वो कहता है मेरी बुक्स में चाहे वैल्यू जो भी रहे मैं उसमें क्यों बेचूं आपको, वो तो कहेगा उस एसेट की जो फेयर वैल्यू रहेगी उसमें मैं बेचूंगा, लेना है तो लो या तो ना लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरा कस्टमर ढूंढ लूंगा, वो कहेगा। वही बात है, एसेट की फेयर वैल्यू पे वो एसेट मेरे को बेचेगा, वो मेरे लिए कॉस्ट होगी, तो मेरे जेब से कितना पैसे दूंगा मैं, उतना जो एसेट की वो फेयर वैल्यू। नॉर्मल प्रिंसिपल एसेट, सिंपल नॉर्मल प्रिंसिपल है। कार परचेस करने जाओगे एज अ एक्सटर्नल एक्विजिशन फर्स्ट सोर्स में भी, वो भी वही है, कार की वही अमाउंट आप दोगे जो उसकी फेयर वैल्यू है। मार्केट में फेयर वैल्यू है कार की 15 लाख रुपए, होंडा सिटी, आपने कार परचेस कर ली, कितने में, आपके लिए कॉस्ट वो है, बट कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी, उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, सेकेंड हैंड मार्केट लो तो भी वही है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी वही होगा। सेम इज द केस विथ एसेट एक्सचेंज, you will have to calculate the fair values of either asset which is going out or incoming asset, correct? तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करोगे, उसकी फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे, विच इज मोर क्लियरली एविडेंट, स्टैंडर्ड ये कहता है विच इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो कॉस्ट आपको मोर क्लियरली एविडेंट है वो आप उसकी फेयर वैल्यू पे आप ये एसेट को रिकॉर्ड करोगे। कैरिंग वैल्यू जो है, उस कैरिंग वैल्यू में आपकी एसेट जो आउटगोइंग है उसको डिरेकग्नाइज करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, आपका गेन और लॉस रहेगा। सिंपल, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर किए थे ऐप पे, उसके कई सारे एग्जांपल्स वहां पे दिए, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में या तो वो रूटीन एक्सपेंडिचर है तो आप उसको एक्सपेंस आउट कीजिए, अगर वो रूटीन एक्सपेंडिचर नहीं, जो खर्चा कर रहा हूं, जैसे ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस, एक साल में किया, अगले 3 साल तक ओवरहाउलिंग एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, तो वो ओवरहाउलिंग एक्सपेंडिचर आप क्या कीजिए, कैपिटलाइज कीजिए और उसको सेपरेटली डेप्रिशिएट कीजिए। वो ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस यू कैन ऐड इट टू द एग्जिस्टिंग एसेट और यू कैन कैपिटलाइज इट एज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑल टुगेदर, सेपरेट कंपोनेंट करके ऐड कीजिए उसको, डेप्रिशिएट कीजिए उसको, चलेगा। इसको हम कंपोनेंट अकाउंटिंग कहते हैं। हमने इसका एक एग्जांपल लिया था, शिप वाला एग्जांपल लिया था, यू रिमेंबर दैट। टोटल एक शिप था, शिप का ड्राई डॉकिंग एक्सपेंसेस था, या एसेट एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल लिया था जिसमें आपके अलग अलग पार्ट्स, लैंडिंग गियर्स, इंटीरियर्स, इसका एक एग्जांपल लिया था। तो ये जो है, ये हम क्या करेंगे, पहले ही जब कैपिटलाइज करेंगे तो अलग अलग कंपोनेंट्स के हम प्राइसेस प्रॉक्सी अमाउंट्स पे एलोकेट करेंगे। प्रॉक्सी अमाउंट्स, एक्चुअल में आप जब एसेट लेते हो तो पूरा एसेट आता है ना, कोई ये नहीं कहेगा लैंडिंग गियर का इतना प्राइस है, एयर बॉडी का इतना प्राइस है, इंजन का इतना प्राइस है, ऐसा नहीं, वो तो आप एलोकेट करोगे, प्रॉक्सी अमाउंट्स जिसे कहते हैं। अकॉर्डिंगली उसको डेप्रिशिएट करोगे। लैंडिंग गियर्स 3 साल के बाद बदलने हैं, मतलब मैंने खर्चा किया, सब्सिक्वेंट एसेट कैपिटलाइज होने के बाद 3 साल के बाद लैंडिंग गियर्स रिप्लेस किए, पहला वाला पार्ट डेप्रिशिएट हो चुका 3 साल में, तो उसको मैं डीरेकग्नाइज करूंगा, नए लैंडिंग गियर्स की एक्चुअल कॉस्ट में कैपिटलाइज करूंगा, उसको अगले 3 साल में डेप्रिशिएट करूंगा। कंपोनेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यहां से भी आता है और मेरा डेप्रिसिएशन के चैप्टर से भी आता है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर मतलब सब चैप्टर, सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। तो वहां पे कहा है ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। एम आई राइट? तो हमें करना है। तो वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, वो 1 साल तक ही चलेगा, 1 साल से ज्यादा उसका काम नहीं है। रिपेयर मेंटेनेंस एवरी क्वार्टर लगता है, एक्सपेंस आउट कीजिए जैसे जैसे आता है। डे टू डे रिपेयर्स एंड सर्विसिंग कॉस्ट एक्सपेंसिड आउट, एक्सपेंसिड आउट। सर क्वेरी है। हाँ बोलो। सब्सिक्वेंट कैपिटलाइजेशन में यू सेड प्रॉक्सी अमाउंट फॉर अ पार्ट और मेजर पार्ट टू बी कैपिटलाइज, ये प्रॉक्सी अमाउंट
शुड बी मार्केट वैल्यू, अगर मैं सेपरेटली वो पार्ट लेने जाऊंगा तो क्या करेक्ट, स्टैंड अलोन बेसिस पे उसकी वैल्यू, लेकिन प्रोपोर्शनेट रहेगी वो अमाउंट। आप सब पार्ट्स के अमाउंट जोड़ोगे तो आपकी एग्जिस्टिंग जो एसेट है उससे कई बड़ी अमाउंट आ सकती है एग्जिस्टिंग कॉस्ट। करेक्ट करेक्ट। सब पार्ट्स की अगर कॉस्ट कंबाइन करके लगाओ तो वैसे नहीं, फिर उसका प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू हम उसको एलोकेट करेंगे, उसके प्रोपोर्शन के बेसिस के ऊपर टोटल प्राइस डिवाइड करेंगे कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर। जो फेयर वैल्यू है उस फेयर वैल्यू की जो प्रपोर्शन निकलेगा उस प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे। दैट्स इट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में हमारे पास एक, अगर हम बात करें यहां पे एक, हाँ ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने बात किया, आई एम वेरी सॉरी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की अब बात आती है। जनरली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर, मेजरमेंट नहीं है, ये टॉपिक अलग है। दिस इज नॉट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब एसेट कैपिटलाइज होने के बाद अगर कोई खर्चा किया तो उसका ट्रीटमेंट है। बात समझ में आ रही है सबको? ये टेंजिबल एसेट का इस तरीके से किया जाता है, इंटेंजिबल एसेट का भी होता है, बट ये इंटेंजिबल एसेट का जनरली एक्सपेंस आउट हो जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर कोई नया पैच आए या कोई अपडेट आए सॉफ्टवेयर में, ये एक्सपेंस आउट किया जाता है, ये कैपिटलाइज नहीं होता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इट्स बेनिफिट इन टेंजिबल फॉर्म। जैसे टेंजिबल एसेट का होता है वैसे इंटेंजिबल का होना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर। यहां तक कोई सवाल है? हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, नंबर एक एसेट की डेफिनेशन देखी, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन देखी, पीपी, all tangible items which are used for manufacturing purposes or for providing services or for rentals purposes or for administrative purposes which are held for more than one period except land and building which is held for rentals. Land and building held for as a plant is PP. Administrative office is a PP, but land and building held for rentals is not PP. Land and building held for rentals is investment property, mandatory है, आपके पास choice नहीं है। But any other asset, ship, property, other properties, other machineries held for rentals, car held for rentals, it is property, plant and equipment. It is not investment property. Investment property मतलब only land and building held for rental purposes. Any other tangible, movable items which are held for rentals are property, plant and equipment. Any immovable property like land and building held for rentals is investment property. But all other cars, machineries, equipments, electrical fittings, etc. held for rentals is property, plant and equipment. But land and building held for rental is investment property. बात समझ लीजिए आप, वो डेफिनेशन हमने किया था। Intangible assets are identifiable non-monetary asset without physical substance. Identifiability depends on whether it is separable or it is arised out of legal or contractual rights. ये डेफिनेशंस देखी, उसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, ये रिकॉग्निशन, ये हमने टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के लिए सेपरेट हमने उसका असेसमेंट किया। टेंजिबल आइटम्स में पीपी के साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आता है और इन्वेंट्री भी आता है। इंटेंजिबल एसेट्स में सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। तो ये हमने क्राइटेरिया इवेल्युएट किया फॉर बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल। इनिशियल रिकॉग्निशन हमने, मेजरमेंट हमने देखा, इट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट? इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ एक्विजिशन। तो पहले दो सोर्स के लिए क्या हमने देखा, द एसेट विच इज सेपरेटली एक्वायर्ड, एक्सटर्नली एक्वायर्ड, और एसेट विच इज इंटरनली डेवलप्ड, इंटरनली जनरेटेड।
तो उसके लिए कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू द एक्सपेंसेस विच एंटिटी इंकर्स। बाद के दो क्राइटेरियाज है, विच इज एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन और इट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट। यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ दैट इनकमिंग एसेट इज जनरली कंसिडर्ड एज द कॉस्ट। डीमिंग प्रोविजन है यहां पे, ठीक है। कॉस्ट डायरेक्टली मेजर नहीं होती, बट यहां पे हमें इनडायरेक्ट वे में कॉस्ट यहां पे आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। पहले दो केसेस में डायरेक्ट एप्लीकेशन है, सेकंड में इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है कॉस्ट का। बाकी दो चीजें रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लीजेस से रिलेटेड। तो ये हमने यहां तक देखा, क्या ऐड करना है क्या रिड्यूस करना है, ये एक पूरा एक डिटेल में हमने देखा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एक सेकंड, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हमने देखा कि कोई कॉस्ट कैपिटलाइजेशन हो गया, व्हेन एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, इसके बाद के कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद वाले कॉस्ट या तो आपको एक्सपेंस आउट करना है, कैपिटलाइज करना है, तो कब कर सकते हैं? ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में देखा, जैसे कि इंस्पेक्शन कॉस्ट, ओवरहाउलिंग कॉस्ट, जो एक साल से ज्यादा जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा, तभी वो हम क्या कर सकते हैं? कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में हमने देखा, जिसका रिलेशन हमने अटैच किया, कनेक्ट किया विद द कंपोनेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके बाकायदा एग्जांपल्स हमने बहुत सारे देखे हैं। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बिफोर दैट योर क्वेश्चन विकास। अगर कोई कंपनी एयरक्राफ्ट हेल्ड करती है बिकॉज ऑफ फॉर द डायरेक्टर्स, तो अगेन दैट इज आल्सो पीपी, राइट? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इट इज पीपी, इट इज अ पीपी। ओके सर, हम लोग बोरोइंग कॉस्ट अलग से करने वाले हैं क्या? बिकॉज अलग से करने वाले बोरोइंग कॉस्ट, बिकॉज इनिशियल मेजरमेंट में एक पॉइंट था, हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया है उसमें एक थोड़ा सा डिविएशन था, उसके ऊपर एक क्लैरिटी चाहिए था बस। बोरोइंग कॉस्ट में करेंगे, चलेगा? बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछिए तो मैं जिसे आपको बताता हूं, आप करना है बाद में करना है। तो जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, तो एज पर बोरोइंग कॉस्ट जो क्वालिफाइड एसेट होती है, क्वालिफाइंग एसेट, उस पर जब एक्सपेंडिचर स्टार्ट होता है देन ओनली वी कैपिटलाइज इट। तो हमने जो सॉल्व किया था वो हमने जब लोन लिया है उस डेट से किया है, बिकॉज आपने रीजन दिया था फंड्स आर फंजिबल, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्वायरिंग लैंड आल्सो। सो वो वहां करेक्ट, तो उसका डिस एक्सप्लेनेशन मैं बोरोइंग कॉस्ट में दूंगा आपको, उसका स्पेसिफिक रीजन स्टैंडर्ड में दिया है, ठीक है। अभी बता देता हूं, ध्यान में आए तो ठीक, नहीं आए तो बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में करेंगे। ग्रुप ऑफ एसेट, एसेट इज क्वालिफाइंग एसेट और नॉट, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे चेक नहीं करते, ग्रुप में करते हैं। सो वो लोन जो लिया था, जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट। प्लांट कंस्ट्रक्ट करने के लिए परचेस ऑफ अ लैंड इज अ फर्स्ट स्टेप। सो लैंड अगर इंडिपेंडेंटली एक्वायर करते हैं तो इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, बट व्हेन इट इज एक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट। So then acquisition of land is a first step towards construction of a plant, and construction of a plant is a qualifying asset. So land automatically forms part of the borrowing cost. इसीलिए तब से हमने कैपिटलाइज किया, ठीक है। एडिशनल डिस्कशन करेंगे बोरोइंग कॉस्ट की केस में, स्टैंडर्ड। थैंक्स। यहां पे ये डिवाइड किया है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्नैपशॉट्स ध्यान में रखिए, ये एग्जामिनेशन में आपके दिमाग में आने चाहिए फटाफट से। इस तरीके से इसका क्या होना चाहिए? एक फ्लैश आना चाहिए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पीपी का होता है, इंटेंजिबल एसेट का होता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होता है। इंटेंजिबल एसेट्स के दो हिस्से किए गए हैं, इंटेंजिबल एसेट्स विच हैज अ डेफिनेट यूजफुल लाइफ, और दूसरा हिस्सा गया है इंटेंजिबल एसेट्स विच डजंट हैव, which has indefinite useful life, like a brand. सेकेंड उसमें ऐड किया गया गुडविल, थर्ड उसमें ऐड किया गया इंटेंजिबल एसेट्स विच आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज। ये तीन चीजें, तो हमें चार केसेस में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देखना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चार बॉक्सेस अलग से आने चाहिए। आप जब पढ़ाई करते हो, एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया, तो इमीडिएटली ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और इसके बाद की, इसके पहले भी हमने जो ये चार स्लाइड्स लिए थे, ये वाले, ये चार बॉक्सेस, ये दो स्लाइड्स, 1 of 2, 2 of 2, नंबर 1, 2, 3, 4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आपकी एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान में रहता है, ये सामने आता रहता है, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी और नॉट। और ये एक स्लाइड और इससे रिलेटेड इसका सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, इसका रिलेटेड एक्सप्लेनेबल स्लाइड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मुझे चॉइस मिलता है, ये मैंने हर बार देखा है। जब मैं आपसे बैच में बात कर रहा था तब आप ये भूल रहे थे। इनिशियल मेजरमेंट ध्यान में रहता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ध्यान में नहीं रहता। ये ध्यान में रहना ही जरूरी है। मैं आपको स्क्रीन दूसरा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, अगर हुआ तो अच्छा है। इतना आइडियली टाइम नहीं लगता तो शायद नहीं हो गया मेरे ख्याल से। 1 सेकंड आ गया है, देखते हैं। ये पहली बात है, दिस वन इज द फर्स्ट वन। दिस इज 2A 2B एंड 3। ये आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। हमने जो मेजरमेंट देखा है, एसेट जो है ओवर द पीरियड मेरे बुक्स में रहेगी, उसका जितना लाइफ है। दिस इज एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट का अकाउंटिंग हमने देखा, उसमें क्या कैपिटलाइज होगा क्या नहीं होगा ये हमने देखा। इसको बाद में जाके यहां पे रीमेजर करना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। एक्विजिशन डेट में मेरे को चॉइस नहीं, यहां पे कॉस्ट इज द ओनली मेजरमेंट, ये मुझे कॉस्ट पे ही करना है। यहां पे जाने के बाद एसेट वाइज मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स विद डेफिनेट यूजफुल लाइफ, ये एक जैसे जाते हैं। मुझे या तो कॉस्ट मॉडल है या तो रीवैल्यूएशन मॉडल है। एसेट्स विद डेफिनेट यूजफुल लाइफ में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स विद डेफिनेट यूजफुल लाइफ, ये रीवैल्यूएशन मॉडल तभी यूज कर सकते हैं इफ इंटेंजिबल एसेट हैज एक्टिव मार्केट। ये कंडीशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए नहीं है, लेकिन दो ही चॉइसेस अवेलेबल है, ए और 2A के लिए, 1 और 2A के लिए, 1 एंड 2A के लिए दो ही चॉइसेस है। आप कॉस्ट मॉडल पे उस एसेट को कंसिडर करो और कैरी करो, सब्सिक्वेंटली मेजर करो। मतलब बिल्कुल सिंपल है। इसकी कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट जो इनिशियल मेजरमेंट में जो कॉस्ट आई है वो वाली कॉस्ट, और उसको आप डेप्रिशिएट करो और उसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करो। ये डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। वो एसेट का खर्चा डे 1 का नहीं है, वो एसेट का खर्चा 10 सालों के ऊपर है। पहले दिन जो आउटफ्लो हुआ है वो 1 साल का नहीं, वो 10 साल का खर्चा है। इसीलिए उसको सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट किया जाता है। जो खर्चा एलोकेट किया जाता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स यूज, वेयर एंड टियर। इससे रिलेटेड जो खर्चा है वो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कहते हैं। उस एसेट का ओवर एंड अबाउट नॉर्मल वेयर एंड टियर अगर कुछ लॉस हुआ है तो उसको हम इंपेयरमेंट कहते हैं। ओवर एंड अबाउट नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, काम अभी जितना परफॉर्मेंस पहले उस एसेट का था वैसे नहीं आएगा, इंपेयरमेंट। ये होने के बाद जो कैरिंग अमाउंट आता है, इस पे आप सब्सिक्वेंटली उस एसेट को शोकेस करो, प्रेजेंट करो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ में आ रही है आपको? आपकी बैलेंस शीट की फेस में जो अमाउंट आता है ये कैरिंग वैल्यू आती है, वो आपकी कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉसेस, ये आपकी बैलेंस शीट में आता है कैरिंग वैल्यू ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट।
इसका प्रेजेंटेशन नोट्स टू अकाउंट्स में बाकायदा पूरा होगा, कैरिंग कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। उसमें से कैरिंग वैल्यू फेस पे अपीयर होती है। आर यू विथ मी एवरीवन? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। या तो ये चॉइस है, चॉइस अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस, या आप ये फॉलो करो ये फॉलो करो, बट एक फॉलो किया तो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बट कोई जस्टिफिकेशन चाहिए। पॉलिसी कब चेंज होगी वो IAS 8 में लिखा है, हमने मतलब स्टैंडर्ड ने लिखा है, हमने देखा है दैट पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं, व्हेनेवर लॉ चेंजेस, व्हेनेवर हमारा बिजनेस प्रैक्टिस चेंज हो जाए, या जब हम वॉलेंटरी कर सकते हैं बट इन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं, तो जस्टिफिएबल होना चाहिए, तभी चेंज कर सकते हैं पॉलिसी। तो ये चॉइस है। आप कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट, रीवैल्यूएशन तो रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन मॉडल है तो ये अमाउंट आपका रीवैल्यू होता है, कैरिंग अमाउंट रीवैल्यू होता है जनरली। तो ये आपका अमाउंट रीवैल्यू होगा। इसमें आप डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड फिर भी करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत बार आपने कहा है रीवैल्यूएशन मॉडल पे डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, बिल्कुल गलत। ये स्लाइड आपके दिमाग में होना ही चाहिए 100%। पहले ये स्लाइड हम नीचे कर रहे हैं, यहां पे ये 1 है एंड ये 2A है, इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल एसेट विद डेफिनिट यूजफुल लाइफ, ये कर रहे हैं हम। ये अलग आता है, इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स विच आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज। तो यहां पे रीवैल्यूएशन मॉडल आता है, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज एक्टिव मार्केट टू इट, अदरवाइज नहीं। रीवैल्यूएशन मॉडल में आप रीवैल्यू करो, लेकिन फिर भी आपका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो जाएगा, फिर भी इंपेयरमेंट के लिए टेस्टिंग हो ही जाएगा, होना ही चाहिए। ये बात दोनों में से कोई एक, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, बिल्कुल भूलना मत, बिल्कुल भूलना मत। ये बिल्कुल सिंपल है। डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट कहां जाएगा? एवरी ईयर P&L में जाएगा, कैरिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा आपके बैलेंस शीट में। Am I right? Is everybody with me? डेप्रिसिएशन के लिए जो मेथड्स है, वो मेथड्स डिपेंड करता है उसका पैटर्न ऑफ यूसेज क्या है उस एसेट का, उस बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन को। ये एस्टिमेट ही है। स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, WDV जाना चाहिए, ये एस्टिमेट है, क्योंकि वो उसका बेनिफिट किस प्रपोर्शन में आएगा, ये मेरे पास क्या है, एस्टिमेट है, इसलिए एस्टिमेट। यहां पे भी एस्टिमेट, यहां पे भी डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट लॉस P&L में ही जाएगा, बट उसके कुछ पैरामीटर्स है, वो देखते हैं, वो रीवैल्यूएशन रिजर्व के ऊपर है। तो रीवैल्यूएशन में थोड़े से इससे रिलेटेड जो है वो हम देखेंगे क्या करते हैं इसको। डेप्रिसिएशन और ये अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट लॉसेस है, ये P&L में ही जाते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहां पे और यहां पे दोनों में, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल में। अब जाके आगे देखते क्या होगा। रीवैल्यूएशन करते हैं मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन कब करना पड़ता है। कॉस्ट मॉडल समझ गया आपको, एवरीबॉडी इज विथ मी। रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन कब करना पड़ता है, रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब कितने साल, एवरी ईयर, नो। 2 साल, नो। 3 साल, नो। देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। उन्होंने कहा है आपकी कैरिंग वैल्यू, इफ इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, देन यू रीवैल्यू, दैट इज रेगुलर इंटरवल्स। आप चेक करते रहो कैरिंग वैल्यू और उसकी फेयर वैल्यू का सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अगर वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, अगर वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। रीवैल्यूएशन अगर अपवर्ड है, मैं दोबारा से उसमें आता हूं, रीवैल्यूएशन अगर अपवर्ड है तो जनरल रूल है कि इट विल बी अकाउंटेड फॉर इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI, रीवैल्यूएशन रिजर्व, करेक्ट। डिक्रीज है तो इट विल बी अकाउंटेड इन P&L। पहले साल में अगर रीवैल्यूएशन का रिजर्व ऑलरेडी है OCI में
तो अकॉर्डिंगली ये भी एडिशनल ओसीआई में जाएगा। लेकिन पहले साल का डिक्रीज है, दूसरे साल में इंक्रीज हो गया। पहले साल का डिक्रीज हमने P&L में अकाउंट फॉर किया है, दूसरे साल में गेन हो गया, तो टू द एक्सटेंट P&L में जितना हमने डेबिट किया है उतना इंक्रीज हम P&L में क्रेडिट करते हैं इंस्टेड ऑफ ओसीआई। इसमें हमने एक अच्छा एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर। 2 एग्जांपल्स लिए थे, बुक में है, यहां पे नहीं है। अच्छा, यहां पे लिए हैं मैंने, सॉरी। पहले साल में कॉस्ट एसेट की 20,000, 16,000 उसका क्या हो गया, वैल्यूएशन हो गया, मतलब पहले साल में डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज कहां जाएगा, 4,000 का लॉस कहां जाएगा, अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर लॉस कहां जाएगा, P&L में जाएगा। पहले साल का लॉस P&L में जाएगा। दूसरे साल में और लॉस हो गया 1,000 का, कहां जाएगा, P&L में जाएगा। तीसरे साल में ये गेन हो गया, कहां जाएगा। अब ये पहले साल में लॉसेस है तो वो एक्सेप्शन अप्लाई होगा। पहले साल का एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है, 5,000 जो P&L में डेबिट किया था मैंने, तो मैं ये पहले 5,000 जो है P&L में क्रेडिट कर जाऊंगा। मान लीजिए कि ये अगर लॉस नहीं होता पहले साल का 5,000, तो ये 7,000 का गेन कहां जाता, पूरा का पूरा ओसीआई में जाता। करेक्ट। अब टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स लॉस इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L एंड बैलेंस 2,000 जो है ये ओसीआई को क्रेडिट होगा। करेक्ट। ये वो एक्सेप्शन वाला रूल है, ये एक्सेप्शन वाला रूल है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहां पे कॉस्ट है 20,000, 22,000 हो गई, गेन हो गया। यहां पे कितने का हो गया, ये कहां जाएगा गेन, OCI। रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब यहां पे 15,000 वैल्यूएशन सब्सिक्वेंट ईयर में ये लॉस हो गया, कितना, 7,000। कहां जाएगा ये लॉस, पहला 2,000 OCI से रिड्यूस, बाकी बैलेंस। करेक्ट। तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स लॉस विच इज अवेलेबल गेन विच इज अवेलेबल इन ओसीआई, टू दैट एक्सटेंट 2,000 ये ओसीआई को डेबिट होगा, तो ओसीआई नील हो जाएगा। उसके बियॉन्ड जो ये 5,000 है इट विल बी क्रेडिटेड टू, इट विल बी डेबिटेड टू P&L। ये 18,000 दोबारा से हुआ अगले साल में, ये क्या हुआ, गेन हुआ। Am I right? ये कहां जाएगा, पिछले साल में डेबिट P&L में किया है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स डेबिट टू P&L, ये 3,000 मैं डेबिट क्रेडिट कर सकता हूं P&L में। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? यस। ये वो एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, अब एसेट जो है वो बढ़ेगी उसकी प्राइस। लेट्स से पहले साल में 20,000 से 22,000 हो गई, अब डिप्रिसिएशन 22,000 पे आएगा। am I right? ये डिप्रिसिएशन चाहे कॉस्ट मॉडल में हो या रीवैल्यूएशन मॉडल में हो, डिप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस हमेशा कहां पे जाते हैं, P&L। डिप्रिसिएशन हमेशा P&L में जाता है। अब यहां का जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है ये P&L में जाएगा। am I right? P&L में अगर डिप्रिसिएशन डेबिट हो गया तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम करेगा, करेक्ट। बट ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम किसकी वजह से हुआ, एडिशनल डिप्रिसिएशन की वजह से। am I right? एडिशनल डिप्रिसिएशन किस वजह से आया, रीवैल्यूएशन की वजह से। रीवैल्यूएशन गेन कहां पे गया, ओसीआई। ओसीआई ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में आता है क्या, नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ा नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट। इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट है may be transferred to retained earnings when asset is derecognized or it is used by entity। used by entity मतलब जैसे जैसे depreciation जा रहा है, to the extent proportionate to that additional depreciation,
आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से वो अमाउंट कम करो और डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स में, पीएनएल में नहीं लेके जा सकते। हमने पहले चैप्टर में देखा था, रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी टेकन टू पीएनएल इवन इफ इट इज सोल्ड। सेल किया, डी रिकॉग्नाइज किया तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, बट डेप्रिसिएशन जैसे जा रहा है तो वैसे प्रोपोर्शनेट, जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन है उतना अमाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालो और रिटेन अर्निंग्स में लेके जाओ। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन से कम हुआ बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन, उतना अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में बढ़ जाएगा। आर यू विथ मी एवरीवन? सर एक क्वेरी था। हाँ ये ऊपर वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला, हाँ इसमें व्हाई आर वी ट्रैकिंग, मतलब मैंने हर साल कितना लॉस इनकर किया है, व्हाई कांट वी डायरेक्टली, मतलब लॉस है तो पीएनएल में और गेन है तो डायरेक्टली ओसीआई में। थोड़ा कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल है यहां पे। तो कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल की वजह से पीएनएल में तो लेके जाते हैं हम, लेकिन यह भी देखना है कि अगर सब्सिक्वेंटली गेन हुआ, नहीं तो ये ओसीआई का बैलेंस वैसे ही रहेगा, इसको रिकूप कैसे करेंगे? उसका कोई प्रोपोर्शन होना चाहिए ना रिकूपमेंट का भी। तो इसीलिए इसको पहले फिर हम पीएनएल में क्रेडिट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ, पहले जो पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम किया है ना इसने, रिवैल्यूएशन लॉस ने, अब जाके गेन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ाएगा नहीं, तो फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इतने से कम होगा ही। तो पहले मैं ये सिचुएशन ठीक करता हूं, जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम किया है वैसे एसेट बेचेंगे नहीं ना, लेकिन फिर भी कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल की वजह से हमने ये क्या किया था, ये 5000 पीएनएल में डेबिट किया था। 5000 पीएनएल में डेबिट किया तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हुए, तो सब्सिक्वेंटली जब गेन हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ाएगा नहीं। तो ये हमेशा डिफरेंस ये रहेगा, इट विल हैम्पर मी माय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। इसीलिए उस सिचुएशन को ठीक किया पहले। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये दो मेथड्स है, एक है प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस। तो हमने देखा था एक एग्जांपल, लेट्स से एसेट की कॉस्ट है 10,000, डेप्रिसिएशन है 4,000, कॉस्ट है 6,000, और सॉरी कैरिंग वैल्यू है 6,000। ये रीवैल्यू होके लेट्स से ये 12,000 हो गई, तो ये प्रोपोर्शनेट बढ़ा है, लगभग 200% से ये बढ़ा है, तो ये भी 200% से मैं बढ़ाऊंगा प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट, ये भी 8,000 करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली ये मेरा यहां पे 20,000 जाएगा। प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट ऑफ ऑल दी वैल्यूज, ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन ऑफ अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट कॉस्ट। तो आप पहले अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो, यहां पे डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 चला गया, ये क्रेडिट आता है कॉस्ट ऑफ एसेट 4,000। एसेट की कॉस्ट थी 4,000, 10,000, 4,000 क्रेडिट आ गया, 6,000 रहेगी। चाहिए कितनी हमें कॉस्ट? अब उतने से हम क्या करेंगे, उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व जितना है उतने से हम उसका कॉस्ट बढ़ाएंगे। सो डेबिट जाता है, मतलब पहले स्टेप में हमने किया 10,000 का 4,000 रिड्यूस किया, आ गया 6,000, बट आइडियली कितना चाहिए, 12,000 चाहिए इसकी कैरिंग वैल्यू। तो वो 12,000 करने के लिए अब ये तो जीरो हो गया यहां पे, तो इसीलिए इसको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कितने से बढ़ाएंगे, ये इक्विवेलेंट टू द अमाउंट वी वुड लाइक टू हैव इट एज अ कैरिंग वैल्यू। अभी 6,000 कॉस्ट हो गई, तो मुझे डबल बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट 6,000, इसका क्रेडिट कहां डालेंगे हम, रीवैल्यूएशन रिजर्व 6,000। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करते हैं, हम पास करते हैं। सो प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट एंड, ये एक दो बार ये सवाल पूछा है एग्जामिनेशन, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट इंक्लूड मैंने किया है यहां पे। अभी ये आता है 2B। ये कौन सा है, 2B? हमने जो टेबल देखा था
ये वाला, यहां का ये 2B है, इंटेंजिबल एसेट्स विथ indefinite useful life. Intangible assets with indefinite useful life. सिंपल, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल रहेगा, यहां पे रीवैल्यूएशन मॉडल है नहीं. जिस एसेट का लाइफ डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट नहीं होता, इंडेफिनेट एंड इनफाइनाइट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, मैं डिफाइन नहीं कर सकता उसका यूजफुल लाइफ. तो कॉस्ट मॉडल अगर है तो आइडियली मैंने अमोर्टाइजेशन करना चाहिए उस इंटेंजिबल एसेट का, अमोर्टाइज करनी चाहिए उसके ऊपर. डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं. वो करना चाहिए ऑन एन ऑनगोइंग यूज, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कितने साल है, तो वो कैसे एलोकेट करूं. डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का बेसिस ही है कि उसका यूजफुल लाइफ जितना है, उसका पैटर्न ऑफ यूसेज के ऊपर जितने नंबर ऑफ यूएस है लाइफ, उसके ऊपर हम डेप्रिशिएट करते हैं. लेकिन लाइफ ही जहां पे पता नहीं, तो कैसे करें. गुडविल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर अनेबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. इट इज दैट एसेट व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज. अवेलेबल फॉर यूज इन लाइफ कैसे पता चले अभी. इसीलिए ऐसी एसेट अमोर्टाइज कर ही नहीं सकते. अमोर्टाइज नहीं कर सकते तो उसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग 2 लेवल्स पे होता है. लेवल 1 होता है जिसको हम कहते हैं एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग, चाहे इंडिकेशन हो या ना हो, मैंडेटरी करना पड़ता है एवरी ईयर. ये है एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग विच इज इन ल्यू ऑफ अमोर्टाइजेशन. एंड सेकेंड इज इंपेयरमेंट लॉसेस विच इज इंडिकेशन बेस्ड. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जो IAS 36 में बता है, उस इंडिकेशन की बेसिस के ऊपर जब हम अमोर्टाइज इंपेयरमेंट करते हैं तो वो ये है. तो एक हुआ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स विद डेफिनेट यूजफुल लाइफ. वहां पे कॉस्ट मॉडल है. कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस इंपेयरमेंट एज पर IAS 36 बेस्ड ऑन इंडिकेशन. वहां पे इंडिकेशन बेस्ड इंपेयरमेंट टेस्टिंग होता है. तो ये जो टेस्टिंग होता है यहां पे इंपेयरमेंट लॉसेस, इट इज इंडिकेशन बेस्ड, only on indication based testing as per IAS 36. यहां पे एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होता, यहां पे भी एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होता. Am I right? Is everybody with me? लेकिन यहां पे होता है वो एक एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग होता है, मैंडेटरी एनुअली, वेदर इंडिकेशन इज देयर और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेशन. एंड सेकेंड टेस्टिंग, भले ही आपने पहले सिचुएशन में, पहले स्टेज में आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग किया है, फिर भी इंडिकेशन आया तो सेकेंड इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा बेस्ड ऑन IAS 36. ऊपर वाली बात भी IAS 36 में की है, बट दिस इज इंडिकेशन बेस्ड. दिस इज इंडिकेशन बेस्ड. यहां पे अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकता. आर यू विथ मी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिलीव मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैनॉट जस्ट इग्नोर दिस, यू कैनॉट जस्ट फॉरगेट दिस. लास्ट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगेन 2 मॉडल है, लेकिन यहां पे रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, यहां पे फेयर वैल्यूएशन मॉडल है. दोनों में फर्क है, ये हमने देखा था. दोनों में फर्क है, ये हमने देखा था. एक है कॉस्ट मॉडल विच इज नॉर्मल. ये है हमारा तीसरा बॉक्स. हमने 1 एंड 2A साथ में किया, यहां पे 2A किया, 2B किया, और यहां पे अभी हम कर रहे हैं 3. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने कुछ चीजें रिवैल्यूएशन में बताना मैंने भूल गया. मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कुछ चीजें आपको ध्यान में रहेगी. रिवैल्यूएशन मॉडल में एक एसेट का कर नहीं सकते हम रिवैल्यूएशन, क्लास ऑफ एसेट का करना पड़ेगा. बट एक क्लास का रिवैल्यूएशन किया मतलब बाकी एसेट्स रिवैल्यू करनी पड़ेगी, ऐसे जरूरी नहीं. बाकी की क्लासेस कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एक क्लास,
Factory building could be another class. Factory vehicles could be one class. Second class could be administrative vehicles. करेक्ट? ये अलग अलग दो क्लास हो सकते हैं. व्हीकल्स में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है. लैंड एंड बिल्डिंग कुड बी वन क्लास, बिल्डिंग कुड बी अनदर क्लास. तो एक लैंड अगर की तो सभी लैंड करनी पड़ेगी, सिर्फ एक लैंड नहीं कर सकते. बट बाकी बिल्डिंग्स एंड अदर असेट्स कैन बी अंडर कॉस्ट मॉडल. ये रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए हो सकता है. इट हैज टू बी ऑन अ एट अ रेगुलर इंटरवल्स. वो हमने डिस्कस किया था. एंड फिर गेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया यहां पे. सो ये है, इट इज अ पॉलिसी चॉइस टू फॉलो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल. आई हैव केम बैक अ बिट. ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात नहीं है. Intangible assets revaluation model is available only if there is an active market. Once any choice is selected, it must be applied to entire class of asset. ये बताना मैं भूल गया था, इसलिए मुझे पीछे आना पड़ा थोड़ा. रेगुलर इंटरवल्स वाली बात हमने की थी. अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पे फॉलो की तो सभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे. एक का फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया तो सभी फेयर वैल्यू मॉडल पे हम फॉलो करेंगे. कॉस्ट मॉडल इज एग्जैक्टली लाइक पीपी. कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट लॉस वुड बी एज पर IS 36 इंडिकेशन बेस्ड ओनली. कॉस्ट मॉडल फॉलो किया तो आपको फेयर वैल्यू फिर भी उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन नोट्स टू अकाउंट्स. सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल हैव टू बी फेयर वैल्यूड ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट एनी हाउ, whether you follow cost model or you follow fair value model under IFRS. फेयर वैल्यू करके आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा आपके नोट्स टू अकाउंट्स में, इवन इफ यू फॉलो द कॉस्ट मॉडल. लेकिन आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल की फॉलो किया आपने, तो आपको सभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना पड़ेगा. देयर इज नो क्लास. लैंड एंड बिल्डिंग आर नॉट सेपरेट क्लासेस, इट इज वन सिंगल क्लास इटसेल्फ. बात समझ में आ रही सबको? इज एवरीबडी विथ मी? धनंजय, पूनम, विवेक, कीर्ति, प्रीति, अनुजा एंड आशुतोष? यस सर. यस सर. तो फेयर वैल्यू मॉडल का एक सिंपल मतलब होता है, फेयर वैल्यू ईच रिपोर्टिंग डेट में होती है. गेन हो या लॉस हो, सब कुछ P&L में जाता है. यहां पे OCI की बात नहीं है. दैट्स द डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यूएशन मॉडल. ईच रिपोर्टिंग डेट में करना पड़ता है. यहां पे रेगुलर इंटरवल्स की बात नहीं की जो रिवैल्यूएशन मॉडल में है. गेन और लॉस दोनों P&L में जाएंगे, ये दूसरी बात है डिफरेंस वाली. क्लास वाली बात यहां पे नहीं है. ऑल आईपीज इज वन सिंगल क्लास. रिवैल्यूएशन यहां वाली बात यहां पे नहीं है क्लास ऑफ एसेट जैसी. एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज वन क्लास, तो एक के लिए फॉलो किया, सभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपको ये फॉलो करना पड़ेगा. Depreciation and impairment is not provided. Most important part, 4 and 5, most important. ये टेस्ट हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन में. रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट टेस्टिंग होता है, फेयर वैल्यू मॉडल में वो नहीं होता. गेन और लॉस फेयर वैल्यू मॉडल में दोनों P&L में जाते हैं. आपका गेन और लॉस रिवैल्यूएशन का एक्सेप्शंस है, वो अलग बात है. गेन OCI में जाता है, लॉसेस P&L में जाते हैं विद एक्सेप्शंस. इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? परफेक्ट. एनी क्वेश्चंस? ये एक स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा स्लाइड और ये चौथा स्लाइड. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ये 4 स्लाइड्स आप ध्यान में रखो. बहुत सी चीजें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट आसानी से. इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं, वो बिल्कुल सिंपल है. डेप्रिसिएशन, ये एक बात इंपॉर्टेंट है जो हमने सब्सिक्वेंट इसमें देखी थी, दैट
every separate significant component has to be depreciated separately. तो यहां पे लिखा है, मैं पीछे वापस जाऊंगा, each significant, ये मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे लगा अगले स्लाइड पे, each significant part of PP shall be depreciated separately. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कंपोनेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में देखा. चेंज हो गया है, मैं लिख रहा था तो शायद आपको दिखा नहीं है, तो मैं वापस शेयर करता हूं आपके साथ PDF फाइल. तो हम बात कर रहे थे यहां पे ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द पीपी शैल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली. हमने कहां देखा था? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में भी देखा था. Depreciation is what is reduction for normal wear and tear, efflux of time, obsolescence, etc. इसीलिए efflux of time भी है, इसीलिए एसेट रेडी टू यूज जब है तब से डेप्रिसिएशन शुरू होता है. ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना. ये एग्जामिनेशन में टेस्टिंग किया जाएगा आपके क्वेश्चंस में. ये आपको दिया जाएगा, यहां पे एसेट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, यहां पे कंप्लीशन हुआ है, यहां पे एसेट पुट टू यूज यहां पे है, पुट टू यूज, यहां पे रेडी टू यूज. ओ सॉरी, मैं तो यहां पे लिख रहा था जो सब मेरे सामने है. वेरी सॉरी, स्क्रीन अलग शेयर कर रहा हूं मैं और मैं आपको दिखा अलग रहा हूं. एक सेकंड रुकिए, मैं चेक करता हूं क्विकली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं है. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. कोशिश करते देखते दोबारा से. सॉरी, मैं आपसे ये बात कर रहा था, दिख रहा है अभी आपको? यस सर, दिख रहा है. थैंक यू. ये जो है इट इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, यहां पे पुट टू यूज है. तो डेप्रीसिएशन जो स्टार्ट होगा ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से नहीं. ये अकाउंटिंग के लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन एसेट पुट टू यूज कब से होता है? तो डेप्रीसिएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू विल स्टार्ट एग्जामिनेशन में ये चेक होगा अगर पीपी के ऊपर पॉइंट आता है तो, क्वेश्चन आता है तो. डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल सच एसेट्स इज पीपी की कॉस्ट माइनस इट्स डेप्रिशिएबल माइनस इट्स रेसिडुअल वैल्यू इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट. ठीक है. देन रिविजिट करना चाहिए रेसिडुअल वैल्यू, आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये कुछ 3-4 चीजें एवरी ईयर यू विल हैव टू रिविजिट. ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. मेथड कौन सा होना चाहिए? It should reflect pattern in which the asset is going to give you future economic benefits. Whether asset is going to give you benefits on a straight line basis or on a reducing balance basis, या उसका रिडक्शन सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड, या नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे उसका लाइफ है, तो अकॉर्डिंगली आप मेथड सिलेक्ट करोगे. इट इज ऑलवेज चेंज इन मेथड इज ऑलवेज चेंज इन एस्टिमेट, क्योंकि बेनिफिट आपने एस्टिमेट किया था पहले स्ट्रेट लाइन, अब वो चेंज हो गया डिमिनिशिंग. तो चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज इन एस्टिमेट, नॉट अ पॉलिसी. यूजफुल लाइफ के कुछ फैक्टर्स है डिटरमाइनिंग यूजफुल लाइफ, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ एग्जाम पर्सपेक्टिव. हाँ बोलिए संजय. सर ये लास्ट वाला मेथड कौन सा था? सम ऑफ डिजिट मेथड एक है, वो वैसे उसके ऊपर कोई सवाल नहीं. आज एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, मैं आपको बाकी चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा. ये उसका सम ऑफ डिजिट मेथड से उसका एक डिनोमिनेटर जो है वो बहुत ज्यादा होते जाता है एंड सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन उसका ज्यादा बढ़ते जाता है. सम ऑफ डिजिट मतलब टोटल लाइफ रहता है
तो उसका सब्सटेंशियली डेप्रिसिएशन पहले साल में आता है और बाद में वो रिडक्शन ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस में कम मेथड से होता है, कम प्रपोर्शन से रिड्यूस होता है, सम ऑफ डिजिट में ज्यादा होता है कुछ। एक मेरे ख्याल से, आई डोंट नो इफ आई हैव टेकन दैट एग्जांपल इन द रेगुलर क्लास, बट अभी उसकी कुछ जरूरत नहीं है, ये मेथड को ये पूछने नहीं वाला आपसे, ठीक है। ये उसका जिस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेदर दैट मेथड इज चेंज इन पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट। तो एस्टिमेट, क्यों एस्टिमेट, तो ये रीजन है उसका, that it should reflect the pattern in which you are going to get the benefit from the asset, ठीक है। यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके फैक्टर्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार कभी पढ़ लीजिए उसको एग्जाम से पहले। डी रिकॉग्निशन कब करोगे, ओनली व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड और रिमूव फ्रॉम इट्स एक्टिव यूज। एसेट की वैल्यू जीरो है, कैरिंग वैल्यू जीरो है, तो डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो आप डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट। गेन और लॉस shall be transferred to profit and loss account as other income, it will not be revenue। बस इसमें एक बस पॉइंट ध्यान में देने जैसा है, ड्यूअल पर्पस एसेट का जो गेन जो कैश फ्लोज आता है आफ्टर सेल, यू कैन कंसिडर इट एज योर रेवेन्यू। ड्यूअल पर्पस एसेट का सिर्फ पीपीई के लिए, बाकी इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री के लिए नहीं। इन्वेंट्री खैर इसमें नहीं डिस्कस करते, इन्वेंट्री का तो आएगा, वो रेवेन्यू आएगा। बट एसेट अगर बेची है, पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो दैट विल ऑलवेज रिमेन एज अदर इनकम, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पीपी वेयर इट इज ड्यूअल पर्पस एसेट। एसेट की वैल्यू जीरो है तो उसको डिरेकग्नाइज नहीं करना है, यू विल कीप ऑन यूजिंग दैट एसेट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? डिफरेंसेस की स्लाइड गलती से रहेगी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस? सर एक लास्ट कंसेप्ट उसमें, अब प्रीवियस रिटायरमेंट के स्लाइड पे जाओगे। रिटायर यहाँ नहीं उसके से पहले ये वाले? नहीं नीचे नीचे रिटायरमेंट वाला, रिटायरमेंट। अच्छा बताइए। हाँ ये जो लास्ट पॉइंट है, डिस्पोजल अंडरस्टूड बट नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है, डिस्पोज किया मतलब बेच दिया आपने ऑलरेडी उसको, ये बेचा नहीं है बट अभी उसका कोई यूज भी नहीं है, आपने रिटायर कर दिया उसको एक्टिव यूज से, बेचा नहीं जा रहा है, आपने साइड में स्क्रैप करके अभी फिलहाल रखा है, बेचा नहीं गया अभी तक, इतना ही। आप यूज ही नहीं कर रहे उसको, साइड में रख दिया आपने, तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर लो। आप डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको। स्क्रैप कर रहे हैं आप, ऐसे ही कबाड़ी में बेच रहे हो आप, बेच रहे हो मतलब बेच के उसका किलो के भाव में कुछ आएगा अमाउंट, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करो ऐसे। मतलब ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल करके आपने क्लासिफाई किया है, तो उसको नॉन करंट सेक्शन से लेके करंट सेक्शन में, इतना ही है उसका मतलब। ओके ये अभी क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। प्रोवाइडेड उसने अपने कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी आएगा वो। एनी अदर क्वेश्चंस? सर आपने कहा जीरो कैरिंग अमाउंट नॉट टू बी डी-रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ऐसा क्यों करेंगे? हाँ नहीं करेगा ना, वो नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू जीरो है तो डी रिकॉग्नाइज, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, प्रैक्टिकली तो नहीं होगा। ऑलराइट, अभी एक सेकंड देखते हैं क्या है अपना आगे का शेड्यूल है। IS 16 हो गया, 11:50 खत्म होना चाहिए था, ठीक है 20 मिनट ज्यादा लगे, जो हमारे पहले ज्यादा लगे वो कैरी ओवर हुए यहाँ पे। अब IS 23 है लेकिन 10 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे मेकअप कर ले, कुछ ब्रेक लेते हैं। 12:15 हुआ है अभी, 12:25 को शार्प 12:25 को मिलेंगे, ठीक है, ओके।